ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर में आपका स्वागत दोस्तों। आज हम फिर इस पेपर का मैंने बस बस वीडियो बना के डाल दिया था उसको, और एक्सप्लेनेशन नहीं किया था पूरी डिटेल के साथ। लेकिन आज हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमने आपको दिया था कि आप लोग अपने आप से पहले एक बार चेक करें, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचता तो मैं उसका क्या करूँगा, खुद ब खुद एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने कुछ कर लिया होगा। जो बाकी है आज हम उससे अपना आंसर जरूर मैच कर लें। हमने हमने कर रखा है। और ये देखिए, जो ये भूतपूर्व जो भी पेपर हुआ है ITI लेवल का, उसी का है। ये ITI एग्ज़ाम का है। ठीक है, सेमेस्टर 1 इसमें लिखा गया है। 3 घंटे का पेपर, इसमें इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। आज मैं कोशिश करूंगा टोटल क्वेश्चन कवर करने का 50 का 50। अगर ज़्यादा टाइम लगा तो मैं आधा ही क्वेश्चन करूंगा, 25। अगर अगर टाइम बचा तो 50 का 50 लंबा होगा, कर दूंगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं जैसा भी हो। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हो। पहला क्वेश्चन दिया है, जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होती है। इन्होंने पूछा जब तापमान बढ़ता है तो तार की धारा वहन क्षमता क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। इतना नॉर्मल क्वेश्चन की मत पूछिए। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा। देखिए, जब आपने ओम का नियम पढ़ा है कि जब किसी स्थिर ताप दाब पे जब धारा जो बहाएंगे वो वोल्टेज के समानुपाती होगी और रेजिस्टेंस के विकर्णानुपाती होती है। ठीक है, तो यानी जब आपका हीट बढ़ता है, जब हीट आपका इंक्रीज होता है तो ध्यान रखिएगा आपका आर भी इंक्रीज होगा। जब आर आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, जब आर इंक्रीज होगा तो डायरेक्ट सी बात है, जब धारा बढ़े, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट आपका क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ का आपका आंसर ये होगा कि करंट आपका घटेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखा जाए तार की, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तो होना है, ये तो गलत है, डायरेक्टली गलत है। ठीक है, तार का अधिक धारा वहन क्षमता कर सकती है, नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने से का तार अधिक धारा वहन क्षमता नहीं कर सकती। तार कम धारा वहन कर सकती है, सही है, क्योंकि जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा ताप हमारा कम ही धारा वहन करेगी। अब बात करते हैं सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है, प्रत्येक 45 ओम के 3 प्रतिरोधकों को 50 वोल्ट स्रोत के एक श्रेणी पर लगभग ताप की मात्रा निर्मित होगी। इन्होंने पावर पूछ रखा है। अगर तीनों को हम श्रेणी में रखते हैं तो क्या होती है। 45 ओम के 3 रजिस्टर हैं। तो देखा जाए यहाँ पे तो आपका तो फार्मूला आपका इसका बनता है P बराबर V इंटू आई। जब रजिस्टेंस रहता है तो P बराबर बनता है आपका V² R। ठीक है, तो इस 3 रजिस्टर है। तीनों रजिस्टर किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा होगा। 45 ओम 45 ओम 45 ओम। तो उस संगठन में क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए, पी जो हमारा होता है, पावर जो होता है कभी खत्म नहीं होता। पावर हमेशा हमारा जुड़ता चला जाता है, चाहे सीरीज में हो चाहे श्रेणी में हो। तो 45 है तो 45 आपको रेजिस्टेंस आर है तो नीचे रख देना, वोल्टेज ऊपर रखना। इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर ख आएगा 18.5 वाट। ठीक है, 18.5 वाट आएगा। चलिए देखते हैं। 18.5 वाट इसका आएगा। तो अगर रखेंगे तो 50 V², हमने आपको दिखाया था फार्मूला, तो 50 × 50 आप करेंगे 135। ठीक है, जब हल करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 18.5। इसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ही आएगा, काट पीट के इतना ही आता है। ठीक है, तो इतना ही आएगा। तो आप इसे हल करेंगे तो 18.5 वाट आएगा। बहुत आसान सा सवाल था, इन्होंने पूछ रखा है। अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा ही पढ़ा है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि, रुकिए, एक 3 नंबर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक शाखा में 3 ओम का प्रतिरोध है तथा 10 वोल्टेज स्रोत शक्ति के किए गए एक दो शाखा समांतर परिपथ में बहने वाली कुछ धारा। जब समांतर है जो परिपथ में, जब धारा प्रत्येक शाखा, तो दो दो शाखा है। मान लीजिए आपको मैं सर्किट दिखा देता हूँ। 2 शाखा है, शाखा नंबर 1, शाखा नंबर 2, यही है आपके। दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। वोल्टेज स्रोत यहाँ पे, रुकिए, वोल्टेज स्रोत यहाँ पे आपके, वोल्टेज स्रोत की बात करें तो इन्होंने दे रखा वोल्टेज स्रोत आपका
10 वोल्ट का इन्होंने वोल्टेज स्रोत दे रखा है। अब पूरा 30-30 ओम का है, 30-30 ओम का है, ठीक है। दोनों ओम बराबर है, तो ध्यान रखिए जब 30-30 ओम का है ये, तो अगर आपको 1/R1 1/R2 जब करेंगे, तो जब बराबर देखिए, जब बराबर क्वांटिटी जब दो दी होती है तो उसको सीधे हाफ कर देते हैं, एक बट सीधे हाफ कर देंगे तो इसका हो जाएगा 15 ओम। यानी टोटल रजिस्टर निकल के आएगा कितना आपका, 15 ओम। जब आप फाइनल करेंगे तो 15 ओम आएगा कन्फर्म, ठीक है, 15 ओम आएगा। ठीक, तो इन्होंने पूछा आई, तो आई बराबर होता है V/R। तो V आपका कितना है, 10 है, और R कितना है आपका, 15 है। जब इसको हल करेंगे, रुकिए देख हल कर देते हैं। जब इसको हल करेंगे, 10/15 इसे है। जब इसे आप 5 से काटेंगे, 5×10, फिर हो जाएगा 5 5 15, 3 आ जाएगा। जब इसको हल करने जाएंगे तो अगर ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ मान लीजिए दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव, ठीक। जब आप दशमलव बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, चलिए क्या है यार, ये 10/15 है। जब इसे आप जैसे काट दिए हैं तो 2/5 आ गया है, 2/5 आ गया है, 3 आ गया है। जब इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए मान लीजिए जब दशमलव बढ़ा देंगे, डायरेक्टली काटें, 3 दूना या 20 हो जाएगा, 3×6=18 हो जाएगा। फिर यहाँ 3×6=18 हो गया, फिर यहाँ बढ़ेगा, 3×6=18 हो जाएगा। फिर आप जब बढ़ाएंगे तो अच्छे अच्छे चल जाए, तब इसको आप लिख सकते हैं 6 दशमलव। देखिए जब दशमलव का जब 5 से ज़्यादा होता है ये वाला, तो इसको हम एक जोड़ के लिख देते हैं, ये वाला एक जोड़ के लिख देते हैं। यहाँ 6.7, 6.7 आपका ख आंसर है, तो ख नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये ख वाला आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक श्रेणी पर में कुल शक्ति निर्धारण करता है। निम्नलिखित में कौन सा जो कुल शक्ति निर्धारण आपका करता है, तो ऑप्शन नंबर है धारा स्रोत, वोल्टेज, समय। शक्ति या पावर के बारे में कर रहा है, धारा स्रोत और वोल्टेज, समय। परिपथ के लिए लगाए गए कुल वोल्टेज, एक स्विच के द्वारा प्रवाह करने वाली धारा, या प्रत्येक प्रतिरोध के द्वारा खपत की जाने वाटेज का औसत। देखिए जो भी आपका पावर का निर्धारण की जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के द्वारा, ठीक है, जो पावर खपत की जाती है वही वाटेज का औसत जो होता है आपका कुल शक्ति का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, टोटल पावर। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर है। पांचवा क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि यदि एक प्रतिरोध का अचानक मान घटने लगता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोधक में धारा क्या होगी। जब किसी प्रतिरोध का मान घटने लगता है तो क्या होता है, जब आपका आर डिक्रीज होता है, जब आपका आर जब डिक्रीज होगा तो करंट आपका क्या होगा, करंट डायरेक्टली आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो करंट आपका इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर क आपका सही है, बढ़ेगा, ठीक है। पाँचवें का क होगा, ध्यान रखिएगा, पाँचवें का क होगा। छठवां है, एक परिपथ पर लगाया गया वोल्टेज क्या होगा जिसमें 0.5 एम्पियर पावर पर धारा प्रवाह कर रही है, तो 10 वाट उत्पन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे वोल्ट पूछ रहा है, तो बहुत आसान सा है इसका, आपको ओम का फार्मूला याद होगा। तो P बराबर होता है V/I। तो ज़्यादा इधर ट्रांसफर करने की जरूरत है, जो जहाँ पे वहीं पे रखिए, आप मान रख दीजिए P के जगह रख दिए। P कितना आपका 10 वाट है पावर, यानी आपको कितना है 10 वाट है, बराबर। फिर इन्होंने पूछा है कहा है आई कितना है, 0.5 है, गुणे भी। जब भी बराबर हम इसको निकालेंगे, जब भी बराबर हम इसको निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी बराबर निकालेंगे तो हमारा 10/10/5 हो जाएगा। जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 5 होगा, तो 20/25 यानी आपका 20 वाट, यानी ग आपका सही होगा, 20 वाट आपका आंसर आएगा। बहुत 20 वोल्ट आपका आंसर आएगा। बहुत अच्छा सा सवाल है, कोई में बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। फिर पूछा है, किसी परिपथ का वर्गीकरण क्या होगा जिसमें कैपेसिटिव अभिभारक 50 ओम है, इंडक्टिव प्रतिक्रिया रिएक्टेंस 10 ओम है, प्रतिरोध का 100 ओम है,
100 ओम है तो ये कौन सा प्रतिरोधी है, कैपेसिटी है, इंडक्टिव है। जब यहाँ पे जब तीनों जब आ गए हैं तो आपका ये बनता है रेजोनेंस सर्किट। ध्यान रखिए, जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो आपका बनता क्या है, ये अनुनाद यानी रेजोनेंस सर्किट बनता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे टिपिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, छोटे क्वेश्चन कब छोड़ रखे हैं, तो जान लीजिए आपका यहाँ पे परसेंटेज बनने वाला नहीं। आगे है, जब एसी वोल्टेज मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करते तो किस प्रकार का मल्टीमीटर संकेतक करेगा। तो देखिए, कोई भी मल्टीमीटर है जो आपका जो संकेतक करेगा तो आरएमएस मान पर ही काम करते हैं सब, ठीक है। आरएमएस मान पे ही काम करते हैं सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे कि एक कैपेसिटिव परिपथ में धारा प्रवाह क्या होगा जब कैपेसिटिव के आर पार डीसी वोल्टेज लगभग स्रोत के बराबर होगी। इस समय आपका क्या होगा कि जब कैपेसिटर परिपथ के धारा प्रवाह क्या होगा जब कैपेसिटर के आर पार डीसी वोल्टेज लगभग स्रोत वोल्टेज के बराबर होगी। तो इस समय देखिए, धारा प्रवाह कैपेसिटर धारा प्रवाह अनुकूल होगा, अनुकूल तो नहीं होगा। धारा प्रवाह स्रोत से अधिकतम होगा, ये दिया गया था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। धारा प्रवाह कैपेसिटर पर अधिकतम होगा, नहीं, धारा प्रवाह कैपेसिटर पर नहीं होता। ये क्या कहता है, एसी को पास करता है, डीसी को बुला कर थोड़ा सा धारा प्रवाह कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा धारा प्रवाह कर सकता है, पूरा नहीं करेगा। फिर आगे 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 100 माइक्रोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 मिलीवाट हो सकता है, ठीक है। 1 मिलीवाट आपका हो सकता है, ठीक है। आगे इसी तरह बढ़ते हैं। फिलहाल निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टमीटर के लिए उपयुक्त उपयोग है। तो जो आपका वोल्टमीटर है वो विभवांतर को क्या करता है, मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। तो ऑप्शन नंबर 11 का को ही सही होगा। जहाँ कुछ जाने की जरूरत नहीं है। धारा प्रवाह तो आपका एम्पियर मीटर मापता है। अब वजह कुल आउटपुट निर्धारण करता है, कुल आउटपुट आपका इसका कोई कुल प्रतिरोध निर्धारण करता है, ओम करता है, ठीक है। ये एनर्जी मीटर करता है, यानी वाट मीटर करता है एक गौ का, ठीक है। एक डीसी परिपथ में एक वोल्ट मीटर को जोड़ते समय क्या अवलोकन किए जाना। जब डीसी है तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको उसका ध्रुव करना चाहिए, ठीक है। जब डीसी में देखिए शक्ति कारक तो होता है, पावर फैक्टर नहीं होता, प्रतिरोध तो होता ही है, आरएमएस से होता है। सबसे पहले हम ध्रुव को उसको देखेंगे, क्या उसका ध्रुव क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। फिर आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, देखा 12 हो गया। अब 13 नंबर, हेनरी निम्नलिखित गुणों में से किसके लिए माप की इकाई, हेनरी की इकाई पूछा गया है। हेनरी किसकी इकाई है, ठीक है। तो हेनरी जो आपका इकाई एक है आपका इंडक्टेंस का है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही है, इंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर ग आपका सही है, इंडक्टेंस, ठीक। फिर निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग निरंतर के लिए इंडक्टर के वाइंडिंग चेक करने के लिए किया जाता है। निरंतरता यानी आपको कहा जाए तो निरंतरता उसे कहेंगे आप, जैसे कि कंडक्टिविटी चेक करने के लिए कहा रहा है, ठीक है। कंडक्टिविटी चेक जिसे कहते हैं, तो हम वो मीटर से भी कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ग सही होगा। कंडक्टिव चेकिंग करते हैं ग से। एक परिपथ में उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक फ्यूज को कैसे स्थापित किए जाना है। तो देखिए, जब एक परिपथ है तो उसमें फ्यूज को कैसे सुनिश्चित करता है, भार के समांतर में, फ्यूज भार के समांतर में नहीं लगता है, ठीक है। भार के श्रेणी में, हाँ, श्रृंखला में हो सकता है, लेकिन भार श्रेणी में ग्राउंड बिंदु पे नहीं, यानी अर्थिंग पॉइंट पे नहीं होता। फ्यूज किसी तरह से भी संभव, ये ऐसा कोई होता नहीं, कहीं भी लगा नहीं सकते इस फ्यूज को, भार के साथ श्रृंखला में होता है, ठीक है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, 6 एम्पियर की कुल धारा ढोने के लिए डिजाइन किए गए 30 वोल्ट एसी के स्रोत संचालन कर रहे एक समांतर परिपथ सुरक्षा डिवाइस फ्यूज क्या होगा जब प्रतिरोध अचानक 2 ओम तक बदलता है। अचानक क्या करता है, 2 ओम तक बदलता है, या घट जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। फ्यूज करता क्या है, 2 ओम से कोई परिवर्तन नहीं होगा, खुलता है, भूमि से नज़दीक बंद करता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगभग 2 ओम से अगर कोई वोल्टमीटर का थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो उसमें कोई परिवर्तन
नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ग सही होगा। प्रतिरोध आर का एक तार की लंबाई तथा प्रतिजन दोगुना हो जाता है, उसका प्रतिरोध होगा। 17 नंबर का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि एक प्रति आर का एक तार की लंबाई तथा प्रतिच्छेदन दोनों दो गुना कर दिया है, तो प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा, आर। आर ही, क्योंकि यहाँ पे खींच के ताना नहीं किया। अगर कोई मान लीजिए तार ये है, इसको खींच के हम इसके दोगुना करते हैं तो प्रतिरोध हमारा 4 गुना हो जाता है। ठीक है, जब इसकी बस लंबाई को बढ़ाई जाती है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखा जाता है, तब 2 गुना होता है। अगर जब लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों को डबल कर दिया जाता है तो इस समय आपका प्रतिरोध वही सेम होता है, आर का आर ही रहता है, ध्यान रखिए। ठीक है, वो टिपिकल क्वेश्चन पूछा, आप 4 आर मार के लगा चले जाएंगे, कहीं वो गलत हो जाएगा। 200 वाट, 18 नंबर है। 200 वाट और 200 वोल्ट लैम्प का प्रतिरोध होगा, इसने आर पूछा। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो अब पूछा है तो ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी हमने लगा लिया है, फिर यही क्वेश्चन जान लीजिए रिपीट कर रखा है। उसका करंट और पावर पूछा था, वोल्टेज पूछा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछा। फार्मूला हमारा सेम रहेगा, फार्मूला हमारा वही का वही हम सीधे रखेंगे। पी स्क्वायर, सॉरी, रखेंगे P बराबर V स्क्वायर आर। तो हमारा P यहाँ पे दिया 200, तो 200 रख लो भाई, बराबर यहाँ दिया कितना, 200 गुणे 200 दिया है, मतलब 2 बार 200 आएगा। V स्क्वायर का मतलब एक 200 से एक 200 कट गया, तो हम निकालेंगे। अगर हम R बराबर हमारा होगा तो 200 ओम आएगा। ठीक है, 200 ओम ही हमारा आएगा। इस फार्मूले पर आप रखेंगे तो 200 ओम ही आएगा, कन्फर्म है। ठीक है, देखिए ये आर वाला आप नहीं समझ रहे तो देख लीजिए, जो भी हमारा रेजिस्टेंस होता है वो आर आर होता है, वो क्षेत्रफल के अनुपाती होता है, नहीं लंबाई के समानुपाती होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया का भी अनुपाती है। जब दोनों, जब इसको भी हम डबल करेंगे, इसको भी डबल करेंगे, तो यल 2 से 2 कटेगा, फिर दोनों 2 कट जाएंगे, यल ए यानी आर उतना हमारा जितना है उतना ही रहेगा, वो डबल कोई नहीं होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को प्रस्तुत नहीं करता? ओम का नियम जो है ये नहीं बताता। अगर आपको अगर ओम का नियम याद है तो आराम से मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ग सही होगा। देखिए इस घ आपका सही होगा। देखिए P बराबर V इंटू आई होता है, धारा। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस बराबर देखेंगे तो धारा बटा V दिया है। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ग सही होगा। ठीक है, विभवांतर स्थिति जब कांस्टेंट रहता है, ये तो हो सकता है स्थिति, ये तो हो सकती है, लेकिन ये ग वाली स्थिति नहीं हो सकती। निम्नलिखित में कौन सा एक डायोड के लिए परफॉर्म के लिए में कौन में से एक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डायोड के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले कार्य में से एक है? जो डायोड आपका होता है, आपको पता होगा, डायोड ज़्यादातर AC टू DC के लिए हम लोग यूज करते हैं, रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, AC टू DC रेक्टिफायर के लिए हम लोग यूज करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन 20 नंबर, उसको भी हम देखेंगे। किसी 112.68 वोल्ट पढ़ता है, यदि 1 वोल्ट मीटर इतना पढ़ता है तो वोल्टेज का सही मान 112.6 वोल्ट है, तो स्टैटिक त्रुटि क्या होगा? तो सीधी सी बात है, आप स्टैटिक त्रुटि निकालना चाहते हैं तो 1.68 रखिए, 1.6 रखिए, फिर 0.6 रखिए। ठीक है, तो यहाँ 0 रख दीजिए, फिर 1, ये तो सब कट पीट के ख़त्म हो जाएंगे, सब कट पीट के ख़त्म हो जाएंगे, ये भी कट खत्म हो जाए तो 0.08, यानी आपका त्रुटि क्या आएगा? 0.08 आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, 0.08 वोल्ट आ जाएगा। नहीं, ये सॉरी 0.08 होगा, ये वाली हमारी सही होगी, ये वाली हमारा गलत होगा। ठीक है, एक मल्टीमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए मल्टीमीटर, इसका नाम ही मल्टीमीटर है, तो धारा को भी नापेगा, प्रतिरोध को भी मापेगा, और वोल्टेज को भी मापेगा, यानी उपरोक्त में से सभी। फिर आगे इन्होंने दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर में वांछनीय विशेषता क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर, उसका वांछनीय व्यवस्था क्या है? तो उपरोक्त सभी। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? उपरोक्त सही होगा। ठीक है,
हम कहाँ आ गए, तो 14 नंबर सही हो गया। 24 नंबर देख रहे हैं, एक सोसुलाइट फलक 0.2 वेब, यानी अधिकतम मैक्सिमम हमारा इतना है, मैक्सिमम हमारा ये है, ठीक, मैक्सिमम 5 मैक्स ये है। द्वितीय कॉइल में 55 टर्न से जुड़ा है और सप्लाई कितना 50 हर्ट्ज है। तो तो सेकेंडरी का ईएमएफ का आरएमएस मान क्या होगा, ठीक है। इन्होंने आरएमएस मान पूछा है, तो ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले ईएमएफ निकाल लीजिए, उसके बाद उसका रूट मीन स्क्वायर निकालने के लिए इन्होंने कहा उसको निकाल लीजिए। तो उसके लिए ज़्यादा आपको बस डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, आप करना चाहते हो कि इसका फार्मूला आपका यही होगा। इसका फार्मूला होता है 4.445 एफ एम इस फ्रीक्वेंसी एन मैंने टर्नों की संख्या। ये जब आप निकालेंगे तो आप इसका ईएमएफ इक्वेशन, ये ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन है। इस ईएमएफ को जब इसमें जब पुट करेंगे इस सारी वैल्यू, तो 2.44.2 वोल्ट आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता ट्रांसफार्मर के ईएमएफ रेशियो में 4.44 कहाँ से आया, तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको समझा दूंगा कि ट्रांसफार्मर 4.445 कहाँ से आया। एफ आपका देखिए, एफ एन आपका टर्नों की संख्या होगी, एफ आपका फ्लक्स होगा, नहीं एफ आपका फ्रीक्वेंसी होगा, और फाइव एम यानी फाइव का मैक्सिमम पिक वैल्यू आपका ये होगा जो आपका फ्लक्स उत्पन्न होता है। और यहाँ पे देखिए 4.4 होता है, फिर फॉर्म फैक्टर ये होता है। तो इसकी मैं गणना में बाद में बता दूंगा, लेकिन आप आज के इतना जान लीजिए, ये होता है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ रेशियो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा। 25 नंबर पूछा है कि 1 मीटर लंबाई के चालक 50 मीटर 150 फ्लक्स घनत्व के समान चुंबकीय क्षेत्र के करने में समकोण पर मूव करते प्रेरित ईएमएफ कितना होगा। तो इसका 75 वोल्ट होगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका 75 वोल्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही हम देखेंगे, नेक्स्ट के हम 25 क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है। लंबा वीडियो ना खींचे इसलिए, क्योंकि आपको भी समझ में आए और आप भी लोड ना लें। 25 वीडियो हम फिर नेक्स्ट जल्दी ही अपलोड कर देंगे। और भी हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं तो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम चाहे जो भी एग्जाम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, उसके लिए आपको मददगार साबित हो, ठीक है। आज इतना ही, बस फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।